सभी प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी प्यारे दोस्त देख रहे होंगे हिंदी की आंसर की हमें कैसे देखनी है, कैसे क्वेश्चंस को देखना है। तो आज हमारा 8 फरवरी है और पेपर जो है सेकंड हुआ है लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, तो उसी की आंसर की मैं आपसे एनालाइज करने का प्रयास करूंगा। सभी साथी अपने अपने दोस्तों को ये शेयर कर दें भैया। तो आज हम देख पा रहे हैं कि जो पेपर सेकंड हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें सबसे पहले आया था एक क्या गद्यांश और एक इसके बाद आएगा क्या पद्यांश। तो गद्यांश और पद्यांश दोनों है। लैंग्वेज फर्स्ट की बात करते हैं। तो मनुष्य के जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष तक किताब की कोई कल्पना नहीं होती। अच्छा, एक चीज और जानकारी आपको मिलेगी कि कल जो पेपर हुआ था उसमें आपका जो गद्यांश आया तो वो बहुत बड़ा आया था, लेकिन आज के में थोड़ा छोटा कर दिया गया है उसे। चलिए देख लेते हैं। धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। किनके जीवन में? मनुष्य के जीवन में। हम किताब किसे कहेंगे? सामान्यतः कुछ ऐसे पन्ने जिन पर कुछ लिखा हो या छापा हो और उन्हें इकट्ठा करके एक ओर से बांध दिया गया हो, मतलब उन्हीं को तो आप किताब कहते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, बांध दिया जाए, वह पुस्तक कहलाएगी। किताब की शुरुआत हुई ताल के पत्तों पर लिखने, इकट्ठा कर धागों से बांधने के साथ। इन ताल पत्तों पर केवल वे ही लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी, यानी जो थोड़ा सा गलत मतलब अलग तरीके से लिखते थे, जिनकी लिखावट अच्छी नहीं थी, वो नहीं लिखते थे। ठीक है, जो लोग सुंदर चित्रकारी कर सकते थे वे इन पर चित्र बनाते थे। हाँ, जो एक तो अच्छा लिखते थे उन पर और एक जो सुंदर चित्रकारी करते थे वो लोग। ठीक है भैया। मिस्र में पपायरस नाम के पौधे से बहुत पतला कागज बनाया जाता था। उन पर लिखा जाता, चित्र बनाए जाते और इकट्ठा कर किताब तैयार की जाती। इन कागजों पर हाइगो ग्लाइफ लिपि में हाथ से लिखा जाता, लेकिन आज जो लिपि प्रयोग कर रहे हैं वो आपकी देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि की जन्म किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। चलिएगा, छपाई की मशीन के आविष्कार के साथ किताबें मशीन से छपने लगी। लाल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिखते थे? जिनके पास सुंदर ताल पत्र थे। तो भैया अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है भैया। जिनके विचार बहुत सुंदर थे? जी नहीं। जिनकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी और जिनका हस्तलेखन बहुत सुंदर था। तो लोग लिखते थे, हालांकि दोनों की बात सही है। जिनकी लिखाई बहुत सुंदर थी ये भी लोग थे और जिनकी चित्रकारी बहुत अच्छी थी वो भी अच्छे थे। लेकिन जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? जिनका हस्तलेख। भैया 91 का आंसर। लिख में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? तो लिख मेरा यहां क्या है? धातु है। लिख मेरी क्या है? धातु है। और इसमें मैं प्रत्यय क्या लगा दूंगा? आवट प्रत्यय लगा दूंगा। शब्द बन जाएगा मेरा क्या? लिखावट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिखावट बन जाएगा। कृत प्रत्यय इसमें जुड़ जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम देख पा रहे हैं भिन्न वाक्य की पहचान करिए। किताबें मशीन से छपने लगी। किताबों की कोई कल्पना नहीं होती थी। किताब की शुरुआत हुई ताल के पत्तों पर लिखकर उन्हें बांधने से, या समस्त संसार किताबें पढ़ता था। तो प्यारे सभी साथी मिलकर के बताएंगे भिन्न वाक्य की पहचान करिए। अब इसमें हम देख पा रहे हैं किताबें मशीन से छपने लगी, बिल्कुल छपने लगी बांध करके। किताब की कोई कल्पना नहीं होती थी। किताब की शुरुआत हुई ताल के पत्तों पर लिखकर, लेकिन समस्त संसार किताबें पढ़ता है। ये वाला जो वाक्य है ये क्या हो जाएगा साथियों? भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार एक काम करिए, यहां भी देख सकते हैं। देखो यहां सब कुछ है। मनुष्य के जीवन की शुरुआत 1-2 वर्ष तक किताब की कोई कल्पना नहीं। भैया ये स्पष्ट बोला गया है, कल्पना नहीं होती, इसका मतलब ये तो सही है। ठीक है। और कौन सा था सर? एक बार ये और देख लेते हैं। चलिएगा, मशीन से छपने लगी, ये भी सही बात है। तो हमारा आंसर क्या होता है? समस्त संसार किताबें पढ़ता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पतले कागजों पर किस लिपि में? तो भैया स्पष्ट बोला गया। जहां मैंने एक बात बोली थी देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ऐसा कुछ बोला था, लेकिन यहां कौन सी हो जाएगी? हायरोग्लाइफ एक लिपि है, उसका प्रयोग हो जाएगा। किन लोगों को ताल पत्तों पर चित्रकारी करने का काम दिया गया था? जिनकी लिखावट अच्छी थी, जिनके ताल पत्तों की पहचान थी, जिन्हें छपाई जी नहीं, जिनकी चित्रकारी अच्छी थी, उन्हीं को चित्रकारी करने का बोला गया था।
और जिनकी लिखावट अच्छी थी उन्हें लिखने के लिए बोला गया था, यही बोला गया है ना, बिल्कुल, जिनकी चित्रकारी बहुत अच्छी थी। चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सामान्यतः मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगा? तो लगभग 3 वर्ष की अवस्था में, विद्यालय शिक्षा प्रारंभ होने पर, जीवन के शुरुआती 1-2 वर्ष के बाद, या किशोरावस्था तक आते जाते। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, एक बार फटाफट से बताएंगे। चलिएगा अब मैं यहां देख पा रहा हूं, तो देखो लगभग 3 वर्ष ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, विद्यालय शिक्षा ऐसा कोई उल्लेख नहीं है गद्यांश में, और किशोरावस्था शब्द तक का भी प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन के शुरुआती 1 से 2 वर्ष तक। ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो समूह से भिन्न है? ऊंचे नीचे, पतले पतले, धीरे धीरे। देखो ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों पूर्व पुनरुक्त शब्द हैं, पूर्व पुनरुक्त शब्द हैं। लेकिन यहां आप देखिए ये जो है ये क्या है, ये आपका देखो दोनों का अर्थ अलग अलग है। दूसरा इन्हें हम कह सकते हैं युग्म, शब्द युग्म कहते हैं, और शब्द युग्म में भी इन्हें क्या कह देंगे, विजातीय यानी विपरीतार्थी। देखो ऊंचा नीचा दोनों अलग अलग हैं। चलिएगा बहुत सुंदर, तो ऊंचा नीचा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भैया 98 गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप कौन सा था? पपायरस, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। चलिएगा बात करते हैं मशीन से छपी हुई, पपायरस पर मशीन से छपी हुई नहीं। ताल के पत्तों पर लिखी किताब, भैया स्पष्ट बोला गया है, ताल के पत्तों पर लिखी किताब स्पष्ट बोला गया। चलिएगा 99 पपायरस नाम का पौधा किस काम आता है? वस्त्र बनाने के लिए, छपाई की मशीन बनाने के लिए, स्याही बनाने के लिए, या पतला कागज बनाने के लिए? तो सभी साथी आंसर देंगे किसके काम आता है, बताइएगा। चलिएगा बहुत सुंदर, तो पतला कागज बनाने के लिए। ये आप ये मत सोचिएगा, ये मैंने गद्यांश में यहां बताया है सब कुछ। 99 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 99 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आ चुका है आपके सामने, यहां देखिए 100 से 105 तक एक पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को हम सभी लोग पढ़ेंगे, इस पद्यांश को पढ़ेंगे। ये देखो अपनी पृथ्वी के लिए, अपनी धरा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए है कि यह धरती कितना देती है। धरती माता हमें बहुत कुछ देती है, कितना देती है अपनी संतान को, हम संतान हैं, हमें बहुत कुछ देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मैं अपनी धरा के इस महत्व को नहीं समझ पाया। बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर, यानी देखो कल यहां कोरिलेट कर गया, कल भी ऐसा ही पद्यांश था कि मैंने पैसे बो दिए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कल भी यही सीन था और आज भी यही है पद्यांश में। इनमें जन की क्षमता के दाने बोने थे, जन की क्षमता, लोगों की जो क्षमता है उसके दाने बोने थे। इसमें मानव ममता के दाने बोने थे, मुझे मानवता के दाने बोने थे, मुझे ममत्व के दाने बोने थे, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। यहां तो भैया एक वो भी बन जाएगा, क्या सर, क्या बन जाएगा सर, बता दिया करो। अरे मेरे भैया यहां सर्वनाम भी बन जाएगा, देखते हैं। चलिएगा भैया आंसर दीजिए। रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा है? क्या रत्नों को कहा है, समस्त मानव जाति को कहा है, समस्त वनस्पति को कहा है, या समग्र जल राशि को कहा है? आप सभी लोग आंसर देंगे, आप सभी लोग आंसर देंगे। तो यहां देखें तो समस्त मानव जाति को क्या कहा है? धरती माता की संतान कहा है। वसुधा का समानार्थी शब्द, वसुधा ये नहीं होगा, ये नदी का है। समीर वायु का है। अंबा भी नहीं होगा, तो धरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी भू धरा वसुंधरा धरती सब हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 102 रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है, यानी अपने आप को धिक्कार रहा है? आंसर दीजिए। रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है, बताइएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा।
तो रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है? किसी भी तरह की फसल न बोने के लिए, जी नहीं, मानवता की ममत्व के बीज बोने के लिए। श्रम के महत्व की, श्रम की बात ही नहीं है इसमें। धरती मां के महत्व को न समझ पाने के लिए, जी नहीं, मानवीय गुणों का आचरण न कर पाने के लिए। मानवीय गुणों का यह धिक्कार रहा है अपने आप को कि मेरे अंदर मानवीय गुणों का क्या नहीं है, आचरण नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए अपने आप को ये मेरे धिक्कार है मुझे जीने पर, ये सब बोला गया है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कविता की इस पंक्ति के भाव मुहावरे का जैसी करनी वैसी भरनी संबंधवाचक सर्वनाम भी है। संबंधवाचक सर्वनाम भी है मेरे प्यारे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम भी हो जाएगा इसमें। चलिएगा, रत्न प्रश्विनी का क्या अर्थ है भैया? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। रत्न प्रश्विनी का क्या अर्थ है? फटाफट से आंसर देंगे, बताइए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो, रत्नों का संरक्षण करने वाली, रत्नों का, अच्छा, ये जो हमारी धरा है, ये हमारी धरती है, ये हमारी वसुंधरा है, ये हमारी भू है, क्या ये रत्नों का संरक्षण करने के लिए? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बेचने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, रत्नों को धारण करके जरूर बैठी है, लेकिन प्रसूनी शब्द का प्रयोग कर दिया और यहां होता है जन्म देना, यानी रत्नों को जन्म देती है ये, चाहे उसमें हमारा जल हो, चाहे यानी ये जो हमारे 5 तत्व हैं, ये सब ये इसी के द्वारा हमें प्रदत्त हैं। ठीक है भैया, चलिएगा, बहुत बढ़िया आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 105। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 105। बताइएगा, रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसल बोई थी? मानवता की, ममता की, समानता की या धन की? फटाफट बताइएगा, किसकी बोई थी भैया? फटाफट बताइएगा। अब ये देखें, रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसल बोई थी। अब आप पता क्या आंसर दोगे? सर मानवता की, सर ममत्व की। तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन क्यों दिए हैं? बच्चे भ्रमित हो जाएं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये तो मानवता और ममत्व तो पाने के लिए फसल बोई थी, लेकिन फसल किसकी बोई थी? धन की फसल बोई थी। किसकी फसल बोई थी? तो धन की फसल बोई थी। ठीक है भैया। भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम, कल वाला क्वेश्चन आ गया, भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम अधिगम के लिए एक आधार यानी नींव के रूप में शब्दों और शब्द समूहों की अनुशंसा करता है? व्याकरण अनुवाद, कार्य आधारित भाषा अधिगम, संप्रेषणात्मक उपागम या कोश विषयक उपागम? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा? व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक उपागम, कार्य आधारित भाषा अधिगम या क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए भैया, क्या होगा राइट आंसर? अब यहां बड़ा डाउट आ रहा है, क्या होगा? 106वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से जल्दी, फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, और डाउट के लिए हम नहीं जीते, हम जीते हैं तो अपने क्वेश्चंस के लिए जीते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा? बताइए, समीक्षाएं नहीं आएगा, व्यवहारिक पत्र नहीं आएगा, संवेदना नहीं आएगा या जीवन व्रत परिचय नहीं आएगा? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या नहीं आएगा? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, संवेदना नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा? इन क्वेश्चंस को कमेंट करके, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ आ रही हैं। ठीक है ना, चलिएगा क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट। ये सारे मैंने कराए हैं, ये सारे मैंने कराए हैं। अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? विषय वस्तु केंद्रित अधिगम की तुलना में दक्षता आधारित अधिगम को समन्वित करता है। भाषा के रचनात्मक प्रयोगकर्ता होने के लिए आवश्यक भाषा कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना। बहुत बढ़िया। विषय वस्तु में निपुणता और बाद में उसे प्रयोग में लाने की योग्यता। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग सीखने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाना। सभी प्यारे साथी आंसर देंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त आंसर देंगे फटाफट से, सभी मेरे प्यारे दोस्त आंसर देंगे फटाफट से। क्या होगा भैया राइट आंसर? क्या होगा भैया राइट आंसर? फटाफट से मुझे आंसर दीजिए, सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिए, क्या होगा? सभी मेरे प्यारे दोस्त आंसर दीजिए, क्या होगा भैया राइट आंसर? क्या होगा भैया राइट आंसर? आंसर दीजिए फटाफट से।
चलिएगा भैया, कुछ चीजें हैं जिनको मैं प्रयास करूंगा आप सभी के सामने। ये कुछ हो गया, चलिएगा, बहुत सुंदर। क्या होगा राइट आंसर? ए और डी सही है, केवल सी सही है, या क्या सही है? फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। कौन सा सही हो जाएगा? ए और डी दोनों सही हैं, डी और सी दोनों सही हैं, या इनमें से क्या सही है? फटाफट आप सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट से आप सभी लोग आंसर दीजिए। क्या होगा भैया, बताइएगा। यहां केवल सी सही है, बी और डी दोनों सही हैं, ए और डी सही है। चलिएगा भैया, यहां भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को करने में, तो चलिए खैर कोई बात नहीं। और जो चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा सा हमें डाउट में जा रही हैं, उन चीज़ों के लिए हम टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन हाँ, उनको ज़रूर आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। चलिएगा भैया, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अध्यापक कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा दी गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान पैटर्न की पहचान करता है और शिक्षार्थियों को इन गलतियों के प्रति जागरूक करने के लिए माह में एक बार, महीने में एक बार इन पर चर्चा करती है। अध्यापिका यह बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती कि गलतियां किसके द्वारा की गई हैं, वह शिक्षार्थियों की गलतियों पर विमर्श करने के लिए कहती है। इस प्रकार के अभ्यास को क्या कहते हैं? तो भैया इस प्रकार के अभ्यास विमर्श करने के लिए कहती है, यह पृष्ठ पोषण दे रही है फीडबैक के लिए। किसके लिए? फीडबैक के लिए बात कर रहे हैं। विद्यालय आधारित आकलन को संतुलन करने के लिए तो उपयुक्त कथनों का चयन किया गया है। यह शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों में ही स्वायत्तता को समन्वित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। यह विद्यालय को अपनी ओर से योजना बनाने के लिए संभावना जुटाता है। यह परीक्षा बोर्ड की सत्ता का हनन करता है। यह आकलन की योजना बनाने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को एक सक्रिय भागीदारी के रूप में नहीं, भाई सक्रिय भागीदारी के रूप में तो शामिल करता है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। बात करेंगे कौन सा आंसर होगा, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होगा भैया राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से प्यारे सभी साथी, जल्दी से प्यारे सभी साथी आंसर देंगे। क्या होगा भैया राइट आंसर? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिएगा भैया आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? एक मिनट रुकिएगा, कहां गए क्वेश्चन पेपर यार? कभी कभी थोड़ा सा ऐसा आ जाता है। ये आ गया भैया क्वेश्चन पेपर, ये आ गया क्वेश्चन पेपर, ये आ गया। एक मिनट, इसमें क्वेश्चन कहाँ है आपका? क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन कहाँ है आपका? 91 से आया है आपका हिंदी, 91 से आया है आपका हिंदी, 91 से आया है आपका हिंदी। चलिएगा भैया, बिल्कुल बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यालय आधारित आकलन को समन्वित करने के लिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये हिंदी कहां गई मेरी? ये रही, ये रही मेरी हिंदी, ये रही मेरी हिंदी। विद्यालय आधारित, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, बहुत बढ़िया। अब आया ना क्वेश्चन का आंसर, अब आया ना क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा? बहुत बढ़िया। चलिएगा, बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है, इसका फीडबैक यानी पृष्ठ पोषण आ चुका है। चलिएगा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, कक्षा 7 की अध्यापिका, देखो कक्षा 7 क्यों बोला गया है, इसके पीछे क्या रीजन है आप बता सकते हो? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है 6 to 8 है। कक्षा 7 की अध्यापक 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री पढ़ती है। तत्पश्चात वह अपने शिक्षार्थियों को सावधानी पूर्वक सुनने और इसके जैसी अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्य सामग्री पुनः सृजित करने के लिए कहती है। तो इस युक्ति को क्या कहते हैं? देखो सबसे बड़ी बात है अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? भाग, और श्रुतलेख का मतलब होता है क्या? सुनना। तो अनुच्छेद श्रुतलेख इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए बात आ रही है और सुनने का मतलब होता है श्रुत और लेख मतलब लिखना, सुन करके लिखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 112। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
भाई थोड़ा सा कट जाता है कभी कभी। राजकीय स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोग के लिए, सूत्र मैंने आपको बताया था, आगमन निगमन विधि के अंतर्गत सूत्र बताए थे, सब कुछ बताया है। शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलना सीखने में मदद करती है। वो अपने शिक्षार्थियों में किसके विकास की बात कर रही हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। किसके विकास की बात कर रही हैं, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा साथियों राइट आंसर, फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। बुनियादी अथवा वैयक्तिक संप्रेषण कौशल की बात कर रहे हैं, या अंतर्वैयक्तिक कौशल की बात कर रहे हैं, या संज्ञानात्मक अकादमिक भाषी निपुणता की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। सभी प्यारे दोस्त राइट आंसर दीजिए, क्या होगा बताइएगा। सभी प्यारे दोस्त राइट आंसर दीजिए, क्या होगा। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा। फटाफट से आंसर दीजिए भैया, क्या होगा राइट आंसर। चलिएगा बात करते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सुनो, बात अच्छी बात है कि ये संप्रेषण कौशल की बात कर रही हैं, लेकिन अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, बुनियादी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कौशल, बिल्कुल BICS से संबंधित ये बात कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल अंतर्वैयक्तिक की बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 112, तो सॉरी 13, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 113, व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन है। बताइए, प्रक्रियात्मक ज्ञान का क्या है, वर्णन है प्यारे दोस्तों। प्रक्रियात्मक ज्ञान का क्या है, वर्णन है। सभी प्यारे साथी आंसर देंगे। यह समझ बनाना कि व्याकरण के नियम व्याकरण की पुस्तक में कैसे कार्य करते हैं, नियमों को जानना, व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करता है, व्याकरण के नियमों को जानना और बाद में उनका प्रयोग करना। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा साथियों राइट आंसर, फटाफट से बताइए। चलिए प्यारे साथियों आंसर दीजिए, प्यारे साथियों आंसर दीजिए, क्या होगा। व्याकरण की बात आ रही है इसमें, और व्याकरण को मैंने आपको समझाया है, व्याकरण को मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से। सभी प्यारे साथी आंसर दीजिए, क्या होगा भैया। चलिएगा आंसर दीजिए फटाफट से, चलिएगा बहुत सुंदर। कहां है भैया, कहां है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज सही कर देता हूं एक बार, आवाज सही कर देता हूं एक बार। चलिएगा भैया, व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है, भाषा नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना यह जानना, व्याकरण के नियमों को जानना। और भैया यार कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा आंसर है, प्रयोग करवाना। प्रक्रियात्मक का मतलब होता है प्रयोग करवाना, सीधी सीधी बात है। चलिएगा 114वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद, और मैं कितनी बार पढ़ाया, बहुभाषिकता बहुभाषिकता बहुभाषिकता, जो कि बच्चों के लिए संसाधन का काम करती है। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और आगे जाकर बहुत सी भाषाएं, कम से कम 2 भाषाएं अधिक जोड़ते हैं। विद्यालय में अधिक शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, जहां तक संभव हो सके भाषा तथा अधिगम के माध्यम के रूप में मातृभाषा का अधिगम, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी का अधिगम। एक बार फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या होगा साथियों राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए। बताइए साथियों क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से आंसर दीजिए। बहुभाषावाद से संबंधित क्या होगा राइट आंसर। मातृभाषा में आरंभ करते हैं और आगे जाकर बहुत सी भाषाएं, कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं, और त्रिभाषा सूत्र के रूप में मातृभाषा अधिगम का अंग्रेजी माध्यम से। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। बताइए साथियों क्या होगा राइट आंसर। चलिएगा बहुत सुंदर, 114वें क्वेश्चन का आंसर, बहुत बढ़िया। मातृभाषा भी सीखते हैं, हिंदी भी सीखते हैं और अंग्रेजी भी सीखते हैं, लेकिन यह बात कहीं ना कहीं सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, कि नहीं है, उद्देश्य नहीं है। विद्यालय में शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग बिल्कुल किया जाता है, जहां तक संभव हो सके भाषा अधिगम के माध्यम से
माध्यम के रूप में मातृभाषा का अधिगम, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन नहीं है तो ये नहीं है, नहीं है तो ये नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है। कौन सा शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है, बढ़ावा देता है? निर्देश के पूर्व निर्धारित क्रमों के स्थान पर वास्तविक जीवन परिवेश या केस आधारित अधिगम का प्रयोग। अधिगम परिवेश के रूप में क्या होता है भैया, क्या होता है? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होता है? फटाफट से आंसर दीजिए। मुझे लग रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा? रचनावाद। देख लो एक बार, मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों बताइए साथियों जल्दी से मिल करके, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर। देखो क्या होगा यार, रचनावाद स्पष्ट कहा जाता है कि कुछ नया करना, कुछ नया करना, कुछ नया करना, तो रचनावाद इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 116। वे शब्द जिन्हें हम सुनने और देखने पर पहचानते हैं किस रूप में प्रयोग होते हैं, बताइएगा। अगर मैं यहां देखूं तो सुनने और देखने, देखो सुनना और देखना, सुनना और देखना। एक बात बताइए, सुनोगे तो अपनी सुनोगे, किसी दूसरे की सुनोगे, और जब देखोगे तो किसी विशेष, अपने आप को तो देखोगे नहीं, किसी दूसरे को देखोगे, तो ग्रहात्मक शब्दावली हो गई। यानी ये चीजें कहां से आती हैं? ये ग्रहण करके आती हैं। ये कहां से आती हैं? ये ग्रहात्मक है, ग्रहणशील है। 117वां बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम सिखाया था मैंने। अर्जन कहां होता है? पड़ोस में, समाज में, परिवार में, और जो अधिगम होता है वो कहां होता है? स्कूल, विद्यालय, शिक्षा, यानी जिसमें भी। बताइएगा, यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि भाषा आदत, सबसे बड़ी बात है तात्पर्य पूछ रहा है। बताइए साथियों, भाषा अर्जन और अधिगम की बात आ रही है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर? पूछ क्या रहा है? भाषा अर्जन और अधिगम की बात आ रही है। बताइए सभी साथी मिलकर के क्या होगा राइट आंसर? भाषा अर्जन और अधिगम का क्या होगा बताइएगा, बताइएगा साथियों, सभी मिलकर के बताइए क्या होगा राइट आंसर? जन्मजात क्षमता है, ये तो सबको पता है, जन्मजात क्षमता है, ये तो सबको पता है। इस तथ्य में विश्वास रखती है कि भाषा आदत निर्माण से रूप में सीखी जाती है, हो सकता है। यह इस विचार बिंदु को निरस्त करती है कि सभी भाषाओं में व्याकरण, सभी बच्चे भाषा अपने तरीके से सीखते हैं। यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य भाषा शारीरिक ड्रिल और अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं। यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य जन्म से ही भाषा सीखते हैं। तो भैया जन्म से ही क्या सीखते हैं लोग? जन्मजात होती है भाषा सीखने की क्षमता। कैसी होती है? जन्मजात होती है, ये स्पष्ट बोला गया है, जन्म से ही भाषा सीखते हैं। वाणी नामक विद्यार्थी किसी एक पाठ्य सामग्री का सामान्य सा परिचय, ओवरव्यू जानने के लिए एक आलेख पढ़ती है। तो बताइए इसको हम क्या कहेंगे? तो प्यारे दोस्तों कल पेपर में फिर आया था कल क्वेश्चन, स्कैमिंग यानी स्कैनिंग और स्कीमिंग, दोनों क्वेश्चन आए थे। बताइए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भैया इसको मैंने कितनी बार बताया कि सरसरी तौर पर पढ़ना कहते हैं, स्कीमिंग कहते हैं। 119वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? कक्षा 6 का शिक्षार्थी राहुल, अब 6 का शिक्षार्थी है तो 6 और 5 11 वर्ष का हो गया होगा, जीन प्याजे की सबसे लास्ट अवस्था में पहुंच गया। नियम सीखते समय अब पहले से सीखे गए जुड़ाव बना पाता है, यह कौन सी युक्ति के अंतर्गत आता है? तो भैया स्पष्ट है कि कौन सी? संज्ञानात्मक युक्तियों के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक युक्तियों के अंतर्गत इसको हम प्रयोग करते हैं। किसके अंतर्गत? संज्ञानात्मक युक्तियों के अंदर इन्हें क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। शायद सही है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा और विचार करेंगे, इसको और विचार करेंगे, और विचार करेंगे। चलिएगा, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये अधिसंज्ञानात्मक, ये अधिसंज्ञानात्मक होगा मेरे अनुसार। चलिएगा इसको चेक करेंगे एक बार बाद में। और विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या होगा? विषय अभिमुखी। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी। मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है? बताइएगा, बताइएगा फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। चलिएगा तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है? भाषा, वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है। किस पर बल देता है? सूचनाओं पर बल देता है। भाई इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। वह भाषा निवेश जो इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए। 2 क्वेश्चन इसके जा रहे हैं। वह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है, वह भाषा निवेश जो इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए।
विषय अभिमुखी। तो भाई मेरा मत जो है, मेरा स्वयं का मत है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरा मत है, बाकी का एक बार फिर से आंसर की आएगी तो उसमें हम थोड़ी सी चीजों को जांचेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो चीजें नहीं है, जो डाउट में है, गलत नहीं बताएंगे। बाकी का जो भी होगा अभी हम और प्रयास करेंगे चीजों को और आगे बढ़ाने का। शाम के इवेंट में फिर आप सभी लोग जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।